हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी सेट 2017 के क्वेश्चन पेपर फिजिक्स पार्ट 3 या पेपर नंबर 3 फिजिक्स का पार्ट 2। ठीक है। सीजी सेट 2017 में 3 पेपर था। फर्स्ट पेपर जो जनरल एप्टीट्यूड होता है, दूसरा पेपर फिजिक्स का और तीसरा पेपर भी फिजिक्स का। ठीक है। तो हम दूसरे पेपर फिजिक्स के दूसरे पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी में यह अगला क्वेश्चन है। The effective resistance of a coil at high frequencies is more than its DC resistance on account of, है ना। इनमें से किसके कारण जो है ये होता है, क्या होता है? उच्च आवृत्ति पर किसी कुंडली का प्रभावी प्रतिरोध डीसी प्रतिरोध से अधिक होता है। तो किस कारण से होता है? उच्च आवृत्ति पर, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी पर जो है किसी कुंडली का, क्वाइल का प्रभावी प्रतिरोध जो है क्वाइल का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ठीक है, डीसी प्रतिरोध से अधिक हो जाता है। तो वह किस कारण होता है? तो स्किन इफेक्ट के कारण, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कारण, एडी करंट के कारण। ठीक है, ये जो है ए बी सी तीनों सही हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, स्किन इफेक्ट और एडी करंट। ठीक है, ये तीनों को मैं डिटेल नहीं कर रहा हूँ, इसको आप ढूंढिए और खुद से पढ़िए। ठीक है, एडी करंट क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, स्किन इफेक्ट क्या होता है। तो ऑप्शन ए बी सी, मतलब जो कथन ए बी सी है तीनों सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर से निर्देश क्रियान्वयन में निम्नलिखित प्रक्रियाओं का अनुपालन करना पड़ता है। इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, ऐसा क्रम से जमाना है। सबसे पहले क्या चीज़ होता है? तो माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, उसका माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है ना। मेमोरी में कोई भी निर्देश होगा कि जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है, भाग करना है ना। किसी डाटा को मेमोरी से लेकर के आना है और कहीं ले जाना है, ऐसा। तो मेमोरी से जो है निर्देश मिलेगा माइक्रो प्रोसेसर को। तो क्यू जो है पहले होगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निर्देश को डिकोड किया जाएगा। डिकोड जैसे अब उस जो निर्देश है वह निर्देश कैसा लिखा होगा, 0 1 1 0 0 0 ऐसा कुछ भी, किसी भी, है ना, बाइनरी डिजिट में लिखा होगा। ठीक है, अब इसको हमको डिकोड करना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। जोड़ने के लिए बोल रहा है, घटाने के लिए बोल रहा है ना, गुणा करने बोल रहा है, या जो भी बोल रहा है उसको उसको डिकोड करना होगा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज से रहेगा, उसको हमारे समझने लायक या माइक्रो प्रोसेसर के समझने लायक मेमोरी में उसके लैंग्वेज में डिकोड करेगा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर। तो पहले क्यू होगा, फिर एस होगा, है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का जनन, मतलब कि जनरेशन होगा। टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल का जनरेशन होगा। डिकोड करने के बाद टाइम सिग्नल और कंट्रोल सिग्नल जो है प्रोड्यूस होंगे। फिर उसके बाद जो है माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम को, है ना, या निर्देश को क्रियान्वित करेगा, है ना, उसको संचालित करेगा, उसको, है ना, अप्लाई करेगा। जैसे कोई भी काम दिया गया हो, है ना, मूवी को प्ले करना है ना, जैसे होता है उसमें आपका वीएलसी प्लेयर, गाने को प्ले करने का ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, या पीडीएफ को खोलने का, पीडीएफ को बंद करने का, है ना, डॉक्यूमेंट को खोलने का, डॉक्यूमेंट बंद करने का, जो भी उसको निर्देश दिया गया है वह बाद में, है ना, क्रियान्वित होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? मेमोरी से निर्देश को प्राप्त करेगा, उस निर्देश को अपने समझने लायक लैंग्वेज में चेंज करेगा। उसके बाद टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल प्रोड्यूस होगा, और उसके बाद लास्ट में जो निर्देश है वह क्रियान्वित हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। क्यू, फिर एस, फिर उसके बाद पी, फिर उसके बाद आर। ठीक है, अगला है। एक माइक्रो प्रोसेसर के स्टैक, इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ, पुशिंग या फिलिंग action into a stock of microprocessor involves following sub processes. Recognize them in a proper sequence. Stock accepts 1 byte at a time and 2 byte higher and lower are pushed by वन ऑपरेशन। तो इनमें से क्या पहले होगा, क्या बाद में होगा, वही फिर से है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर है। पहले एस क्रियान्वित होगा, मतलब स्टैक के टॉस
है ना, TOS, सॉरी टॉप ऑफ स्टैक, है ना, TOS का जो है टॉप ऑफ स्टैक का एड्रेस 1 से कम करता है, मतलब कि उसको डिक्रीज करता है एक एड्रेस, है ना, डिक्रीजेस द एड्रेस ऑफ टॉप ऑफ स्टैक बाई 1, एक जो है कम करता है। उसके बाद P होता है टॉस, यानी स्टैक ऑफ, सॉरी टॉप ऑफ स्टैक द्वारा निर्देशित स्टैक एड्रेस में उच्चतर बाइट के कंटेंट को कॉपी करता है। कॉपी द कंटेंट ऑफ हायर बाइट इनटू स्टैक एड्रेस डायरेक्टेड बाय टॉस। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, एस, फिर से एस, उसके बाद क्यू। मेरे को डाउट हो रहा है बट क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही दिया हुआ है निर्देश और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, बट ये हो सकता है। ठीक है, इसका एग्जैक्ट मेरे को आंसर ये समझ नहीं आ रहा है अभी, मतलब क्वेश्चन को डिलीट तो नहीं किया गया है, डिलीट नहीं किया गया है, इसी को आंसर लिया गया है, इसका मतलब सही उत्तर होगा ये। ठीक है, देखना पड़ेगा थोड़ा, इस मेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें। ठीक है, एक ऑप्शन ए को सही लिया गया है व्यापम द्वारा, तो इसको थोड़ा और डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। क्या क्या बोल रहा है, एमिटर बेस जंक्शन, मतलब ये ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है। एमिटर बेस जंक्शन करंट को क्या बोलते हैं, बेस करंट को क्या बोलते हैं, एमिटर कलेक्टर करंट को क्या बोलते हैं, और बेस कलेक्टर जंक्शन करंट को क्या बोलते हैं, है ना। तो हम जानते हैं इस प्रकार से होता है, ये हो गया एमिटर, फिर बीच में बेस, फिर कलेक्टर एक साइड। ठीक है, तो एमिटर करंट, है ना, कलेक्टर करंट, बेस करंट, इस प्रकार से करंट होता है। ठीक है, तो क्या क्या किसको किसको क्या क्या बोलते हैं। ठीक है, एमिटर बेस जंक्शन के, एमिटर बेस के जंक्शन, यहाँ पर जो करंट फ्लो होता है ना, एमिटर और बेस का जो जंक्शन है दोनों के बीच में जो करंट फ्लो होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन करंट। डिफ्यूजन, क्योंकि एमिटर से जो है सॉरी इलेक्ट्रॉन या होल, जो भी आपके, है ना, जो चार्ज कैरियर रहेंगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहेंगे, वो एमिटर से एमिट होकर के बेस की ओर जाएंगे। तो एमिटर से बेस की ओर जब जाएंगे तो वो वहाँ जा कर के डिफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, वहाँ यहाँ से कुछ जो है जाएंगे एमिटर से चार्ज कैरियर और बेस में जा कर के डिफ्यूज होंगे, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन करंट। ठीक है, और बेस और कलेक्टर के बीच में भी डिफ्यूजन करंट, बेस से फिर आगे पार होकर के सी में जाएंगे, यानी कलेक्टर में जाएंगे, ई से बी में जाएंगे, वहां से बेस को पार करके, चूंकि बेस का जो है साइज छोटा रहता है, उसका मोटाई कम रहता है ना, तो उसको भी पार कर जाएंगे और कलेक्टर में जाएंगे, इसको भी डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। ठीक है, बेस और कलेक्टर के बीच की। ठीक है, उसके बाद बेस करंट किसको बोलेंगे, तो बेस करंट जो है रिकॉम्बिनेशन करंट होता है, जैसे ई और बी के बीच में रिकम्बाइन हो गया, बी और सी के बीच में रिकम्बाइन हो गया कुछ, तो वहाँ से बेस करंट फ्लो होने लगता है बिना जो है बायस किए, है ना, जब हम चार्ज नहीं दिए रहते हैं फिर भी थोड़ा कम मात्रा में बेस करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, तो बेस करंट रिकॉम्बिनेशन करंट होता है। एमिटर कलेक्टर करंट भी रिकॉम्बिनेशन करंट, एमिटर कलेक्टर के बीच में जो करंट फ्लो होगा रिकॉम्बिनेशन करंट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। ए का हो गया 2, बी का 3, सी का 3 और डी का भी 2, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ पर जब 4 ऑप्शन के लिए 2 ही ऑप्शन सही हो रहे हैं तो ये भी सही होना चाहिए। ठीक है, फिर भी इसको अच्छे से मैं देख करके बताऊंगा ऑप्शन ए क्या है इसका सही उत्तर, लेकिन क्रम उसका क्या क्या है सही, उसको देख करके थोड़ा बताऊंगा। ठीक है, अगला प्रश्न तब तक देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है, दो अनुक्रमिक घूर्णनात्मक लाइंस में ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। द कॉमन वेव नंबर डिफरेंसेस इन 2 सक्सेसिव रोटेशनल लाइंस इज, है ना, कॉमन वेव नंबर डिफरेंस, है ना, वेव नंबर को डिनोट किया जाता है न्यू बार से, तो वेव नंबर का जो डिफरेंस है, मतलब डेल न्यू बोले, है ना, तो वेव नंबर का जो डिफरेंस है उसको दिया जाता है इस फॉर्मूला से, है ना, किसके लिए,
सक्सेसिव रोटेशनल लाइन के लिए, रोटेशनल लाइन जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है ना, यहाँ पर मान लेते हैं हम ये Cl है, इधर H है, और ये जो मॉलिक्यूल है रोटेशन मोशन कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो रोटेशनल मोशन का स्पेक्ट्रम लेंगे हम, तो रोटेशनल स्पेक्ट्रम मिलेगा, जिसका जो है डिफरेंस हमको दिया जाता है इस वाले फार्मूला से, डेल न्यू इज इक्वल टू H अपॉन 4 पाई ठीक है, H अपॉन 4 पाई स्क्वायर IC, ध्यान रखिएगा, डेल न्यू इज इक्वल टू, है ना, H अपॉन 4 पाई स्क्वायर IC, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, असर्शन और रीजन दिया हुआ है, कथन और उसका कारण। हाँ, लेजर शलाका की कोहेरेंस लेंथ ऑफ लेजर बीम आर नॉट लार्जर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी लाइट। कोहेरेंस लेंथ जो है लेजर बीम का, कोहेरेंस लेंथ जो नॉर्मल लाइट होता है ना, CFL लाइट है या LED लाइट है, उस नॉर्मल लाइट से जो है नॉट लार्जर देन दैट ऑफ ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट से लार्जर नहीं होता है बोल रहा है, जबकि कोहेरेंस लेंथ उसका ज़्यादा होता है, तो ये गलत है ना। लेज़र जो है एकदम कोहेरेंट होता है, उसका कोहेरेंस लेंथ ज़्यादा होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन इज मेड डोमिनेंट ड्यूरिंग लेसिंग प्रोसेस, है ना, लेसिंग प्रोसेस के दौरान जो है स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होने लगता है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस एमिशन की अपेक्षा जो स्टिमुलेटेड एमिशन है वह लेसिंग कंडीशन में सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही है। लेसिंग कंडीशन तो उसी के कारण होता है ना, या लेज़र एक्शन उसी के कारण होता है कि स्टिमुलेटेड एमिशन ज़्यादा होने लगता है स्पॉन्टेनियस एमिशन की अपेक्षा में। तो यहाँ पर रीजन जो है सही है, बट उसका कथन जो है गलत है ना। ए जो है असत्य है, लेकिन आर जो है सत्य है, ठीक है। अब ये अगला प्रश्न जो है इसको व्यापम ने विलोपित कर दिया है, क्योंकि ऑप्शन में गलत दिया होगा, ठीक है, मैंने देखा नहीं है, ये ऑप्शन में गलत दिया होगा, इसीलिए इसको विलोपित कर दिया है। चलिए देख लेते हैं पढ़ के। लेसिंग प्रक्रिया में क्रम क्या हो सकता है, कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन सही हो जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, ये ऑप्शन बी और डी जो है दोनों एक जैसे हैं, टी, उसके बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू और उसके बाद पी, मतलब बी को लगाओ फिर भी सही है, डी को लगाओ फिर भी सही है, इसीलिए इसको विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। तो देख लेते हैं, पहले होगा टी, बाह्य ऊर्जा स्रोत से सक्रिय पदार्थ का उद्भासन, मतलब कहने का मतलब है कि बाह्य ऊर्जा स्रोत से हम एनर्जी देंगे तो एक्टिव मटेरियल है वह, है ना, उसका जो है एनर्जी मिलेगा उसको, है ना। एक्टिव मटेरियल जो भी हमारे पास होगा, जैसे रूबी का क्रिस्टल हो गया, है ना, जैसे रूबी लेज़र होता है उसमें रूबी क्रिस्टल होगा, उसको बाह्य स्रोत से हम एनर्जी देंगे, है ना, ऑप्टिकल सोर्स से, तो ये हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल सोर्स से दे सकते हैं, तो पहले एनर्जी देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा सक्रिय पदार्थ के द्वारा ऊर्जा का अवशोषण होगा, मतलब सक्रिय पदार्थ जो बाह्य एनर्जी सोर्स है वहाँ से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये आर, स्वतः प्रवर्तित उत्सर्जन को सेटअप करना, यानी स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा, पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन पहले होगा, ठीक है। उसके बाद क्यू होगा, उसके बाद पी होगा, मतलब इधर से होते जा रहा है, ठीक है। देखिए उसके बाद स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद जो है स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, रेजोनेंस कैविटी में लेज़र बीम, है ना, अचानक से फूटने लगेगी, कहने का मतलब है ऐसा रेजोनेंस कैविटी होता है, इसमें क्या होता है, सामने की तरफ ना ऐसा छिद्रित रहता है और मतलब अर्ध पारगमित, है ना, आधे जो रेडिएशन है वो पार हो जाए और आधा रेडिएशन फिर से इसी में आकर टकराने लगे, है ना, टकरा जाए और वापस इसी मीडियम में वापस चला जाए, तो इसको रेजोनेंस बोलते हैं, मतलब वापस चला जाएगा फिर यहाँ से टकराएगा और ऐसे दोनों वेव के बीच में रेजोनेंस होगा, अतिव्यापन होगा, है ना, ओवरलैपिंग, फिर उसके बाद रेजोनेंस होगा, ठीक है। तो ये जो है आधा आधा इधर छिद्रित रहता है, तो आधा प्रकाश बाहर चला जाता है और आधा इधर से टकरा करके वापस यहाँ टकराता है। ये जो है पूरे तरीके से दर्पण होता है, जिसमें पूरा का पूरा प्रकाश टकरा करके इधर बाहर जाता है, मतलब इसके अंदर जाता है,
फिर यहाँ टकराता है, आधा बाहर आधा फिर अंदर, फिर यहाँ टकराता है, फिर आधा इधर वापस जाता है, आधा बाहर जाता है और आधा अंदर आता है। तो इन दोनों के बीच में रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो ये लास्ट में होता है। सबसे शुरू टी, फिर एस, फिर आर, फिर क्यू, फिर पी, ठीक है। तो बी और डी चूंकि दोनों एक जैसे हैं इसलिए इसको विलोपित कर दिया गया है, ठीक है। देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें विभेदन क्षमता की शक्ति के अनुसार क्रम से जमाना है, किसका विभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होगा, किसका विभेदन क्षमता सबसे कम होगा, ठीक है। उसको क्रम से जमाना है, किस क्रम से, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए, किसका जो है सबसे ज़्यादा होगा उसको लास्ट में रखना है, कि जिसका सबसे कम है उसको पहले रखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है अल्फा पार्टिकल का सबसे कम होगा, है ना। एनर्जी का जो है पावर, पेनेट्रेटिंग पावर, मतलब एक सीट है इस प्रकार से लोहे का, एल्यूमिनियम का या गोल्ड का, सिल्वर का, जो भी, इसको इधर से एक रेडिएशन आ रहा है तो कौन सबसे ज़्यादा छेद सकता है। तो अल्फा पार्टिकल सबसे कम, उसके बाद बीटा पार्टिकल उससे ज़्यादा और गामा पार्टिकल सबसे ज़्यादा, है ना, पेनिट्रेटिंग पावर होगा, ठीक है। तो अल्फा सबसे कम, बीटा उससे ज़्यादा और गामा सबसे ज़्यादा। तो ए बी सी इस क्रम से होगा, मतलब पहला दूसरा तीसरा। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है यहाँ पर सही उत्तर है। सबसे कम होगा अल्फा का, उसके बाद ज़्यादा होगा बीटा का, उसके बाद सबसे ज़्यादा होगा गामा का, ठीक है। तो ये है ऑप्शन ए सही उत्तर, ठीक है। इस वीडियो को यहीं रखते हैं, क्लोज करते हैं। अगले प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू, नमस्ते।